हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग गिग्स में आपका स्वागत है। जावास्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में अब हम सीखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था, जावास्क्रिप्ट का जो पहला ट्यूटोरियल था उसमें वेरिएबल्स के बारे में सीखा था, अरिथमेटिक ऑपरेटर सीखे थे, कंपैरिजन ऑपरेटर सीखा था, डेटा टाइप सीखे थे। उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट्स का मैनिपुलेशन सीखा था और हाँ, अभी तक हमने इतना ही सीखा है। तो इस ट्यूटोरियल में अब हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जिसमें होंगे इफ़, एल्स इफ़ और एंड एल्स होगा। उसके बाद हम सीखेंगे लूप्स भी डिफरेंट प्रकार के होते हैं, फॉर लूप, डू वाइल लूप और इन्फिनिट लूप्स, फॉर एंड फॉर ऑफ लूप एंड फिर हम सीखेंगे ब्रेक, कंटिन्यू एंड स्विच केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो उस एल्गोरिदम में ये हमें बहुत ही यूज़फुल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने कोड पूरा लिख दिया है, इस कोड को ये मैं रन करता चलूँगा। आई होप कि आपके पास ऑलरेडी Node.js इंस्टॉल है। अगर आपके सिस्टम में Node.js इंस्टॉल है तो Windows+R की प्रेस करिए, आपके पास रन कमांड खुलेगा। इसमें cmd टाइप करने के बाद एंटर करिए और यहाँ पर नोड लिखिए। अगर आपके में नोड इंस्टॉल है तो वो हमें नोड का वर्जन देगा। एग्ज़िट करने के लिए .exit ये हमने एंटर किया और हम एग्ज़िट हो गए। तो और दूसरी चीज़ ये कि जब ये मैं विजुअल स्टूडियो कोड पर मैं काम कर रहा हूँ, इसमें रन करने के लिए मैंने जो इंस्टॉल करके रखा है वो है एटम C++ कोड रनर। ये कोड रनर ही हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम यहाँ से अपने कोड को रन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसे लाइब्रेरी से इंस्टॉल कर लेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कांस्टेंट x एक वेरिएबल है, इसे डिफ़ाइन किया। मैं कांस्टेंट भी ले सकता हूँ, मैं वेरिएबल भी ले सकता हूँ। ये डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने इफ़ का स्टेटमेंट लगाया, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0 console.log x इज़ पॉजिटिव। अगर x 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव नंबर है, अगर x छोटा है तो नेगेटिव नंबर है, अगर कुछ भी नहीं है तो x इज़ 0। हमने x की वैल्यू 1 रखी है जो कि एक पॉजिटिव नंबर है। चलिए हम आउटपुट चेक कर लेते हैं क्या आता है। ये मैंने फ़ाइल को सेव किया और मैंने रन किया। x इज़ पॉजिटिव नंबर क्योंकि x एक है जो कि बड़ा है। अगर मैं x को -1 करता हूँ, उसके बाद फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S एंड फिर से रन करता हूँ, x इज़ नेगेटिव नंबर। अगर मैं x को 0 के इक्वल रख देता हूँ, ये मैंने 0 का इक्वल रखा और इसे सेव कर दिया, फिर रन करते हैं, x इज़ 0। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है जो कि हमें बहुत हेल्प करते हैं। इसे क्लियर कर देते हैं। अब हम दूसरे स्टेटमेंट में काम करते हैं। ये मैंने स्टेटमेंट लगा दिया। ये लूप से ये लूप लग गया। और ये मेरा डेटा है। ये लूप लगा दिया मैंने। तो ये जो कमेंट्स में है, ये कमेंट हमें रन नहीं होंगे, केवल और केवल जो पार्ट मैंने बिना कमेंट के रखा है केवल वही रन होगा। अब मैं फॉर लूप लगा के देखता हूँ। तो फॉर लूप वेरिएबल i है, i इक्वल टू 0 है, मतलब i की इनिशियल वैल्यू 0 है। अगर i 5 से छोटा है और उसके बाद मैं i को इटरेट करूँगा, मतलब +1 मैं करता जाऊँगा, तो आई एम रनिंग इन लूप। तो ये 5 से छोटा है तो एटलीस्ट ये 5 टाइम तक रन होगा। लेट्स सी। ये मैंने रन किया और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम ही रन किया। अगर मैं इसको 10 कर देता हूँ तो ये 10 टाइम तक रन करेगा और ये लूप लगा हुआ है। लूप बहुत एफिशिएंट होते हैं क्योंकि ये हमें छोटा सा काम करने में, बहुत छोटे से कोड में बहुत बड़ा काम करने में हेल्पफुल करते हैं। तो इस कोड को मैं बार बार लिखूँ, इससे अच्छा मैंने लूप में रन कर दिया, ये रन हो गया। ये लूप था। अब दूसरा देखते हैं हम। अब हम डू एंड वाइल लूप रन कर रहे हैं। डू एंड वाइल लूप वेरिएबल ऑर्डर से
ऑर्डर्स की अभी वैल्यू हमने 0 असाइन करी है। अब डू मतलब पहले आएगा, मतलब सबसे पहले डू मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा और ऑर्डर्स को +1 की वैल्यू पर लेकर आएगा और +1 करता जाएगा। कंसोल डॉट लॉग ऑर्डर्स हमें रिटर्न दिखेगा और उसके बाद जब ये इसे रन कर देगा उसके बाद ये वाइल करेगा ऑर्डर जब तक 10 है, तो मतलब 10 से छोटा है तो उसमें 10 भी इंक्लूड होगा, तो मुझे 10 टाइम ऑर्डर की वैल्यू शो करेगी। लेट्स सी, ये मैंने रन किया और आप देखेंगे 1 2 3 4 5 10 तक ये रन कर गया, क्योंकि हमने लूप में क्या लगाया है 10 से छोटा, मतलब 10 तक आ जाएगा एटलीस्ट। तो ये हमारा डू एंड वाइल लूप था। अब हम दूसरा एल्गोरिदम देखते हैं। ये है वाइल लूप। वाइल लूप का सिंपल फंडा है कि जब तक कोई कंडीशन मैट हो रही है तब तक वो रन होता रहेगा। तो वेरिएबल लो की इक्वल टू 0, हाई इक्वल टू 0, वाइल लो की वैल्यू 10 के नीचे है, मतलब लो इज लेसर देन 10, सो कंसोल डॉट लॉग लो प्रिंट होगा, फिर लो की वैल्यू बढ़ेगी, प्लस होगी, और हाई प्लस इक्वल टू लो, इसका मतलब ये है हाई इक्वल टू हाई प्लस लो। तो इसे अब रन करते हैं हम। ये मैंने रन किया, आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग से 10 टाइम जो है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब चूँकि 0 से स्टार्टिंग हुई है और 10 के नीचे वाइल की कंडीशन है तो इसलिए ये 9 तक रन हुआ। उसके बाद लास्ट में मैंने यहाँ पे इससे बोला है कि सब पूरा वाइल जो कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद में फिर से नया कमांड एग्जीक्यूट होगा जो कि मुझे हाई की वैल्यू देगा, और हाई की वैल्यू का कैलकुलेशन यहाँ से हो रहा है इस कमांड से। तो ये पूरा मुझे ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो 55 आई, इसलिए यहाँ पे 55 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वाइल लूप काम करता है। इसे कमेंट में लिख देते हैं। अब इन्फिनिट लूप है। इन्फिनिट लूप का प्रॉब्लम ये होता है कि इन्फिनिट लूप जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी रैम की मेमोरी लेते हैं और हमारा सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता जाता है इन्फिनिट टाइम के लिए। तो मैं उसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया, मैं यहाँ पे अपना सीपीयू दिखा रहा हूँ जो कि 1.5 गीगाहर्ट्ज़ के आसपास काम कर रहा है। मेरी मेमोरी 11.7 जीबी टोटल है, उसमें से 5.4 जीबी यूज़ हो रही है। अब मैं इस लूप को रन करूँगा तो ये मेमोरी देखिएगा, ये लूप कंप्यूटर जो है वो फुल स्पीड में काम कर रहा होगा और मेमोरी भी बढ़ जाएगी क्योंकि ये इन्फिनिट लूप है। इसे मैं रन करता हूँ। ये मैंने रन किया और आप देखिए ये रन होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा सीपीयू 100% मेमोरी यूज़ कर रहा है और उसकी 100% एफिशिएंट है, और मेरी मेमोरी भी बढ़ गई जो कि 5.3 थी वो बढ़ के 5.8 हो गई है, और ये सीपीयू फुल स्पीड में काम कर रहा है। इस कोड को अगर मुझे रोकना है रन होने से तो मुझे यहाँ पर राइट क्लिक करना है और स्टॉप कोड रन पर क्लिक करना है। ये इसने कोड को स्टॉप कर दिया। अब मेरा सीपीयू आप देखेंगे फिर से ये गिरकर 1.47 गीगाहर्ट्ज़ पे आके हैं। तो जब हम इन्फिनिट लूप रन करते हैं तो इन्फिनिट लूप जो है वो चलते ही जाते हैं, हमें उनको ही रोकना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फॉर आई लूप को हम देखेंगे। फॉर इन एंड फॉर ऑफ लूप, वेरिएबल एक एरे है 1 2 3 4 तक की। उसके बाद एरे में मैं एक स्टॉक को अपेंड कर रहा हूँ, मतलब इस वैल्यू को स्टॉक इक्वल टू प्राइस को मैं अपेंड कर रहा हूँ, मतलब जोड़ रहा हूँ। और फिर उसके बाद मैं कंसोल डॉट लॉग से इस एरे को प्रिंट कर रहा हूँ। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब मैं इसमें लूप चला रहा हूँ। तो फॉर लेट मतलब आई, मैं चाहे लेट भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं VAR वेरिएबल यूज़ करता हूँ, मैं लेट यूज़ कर रहा हूँ। फॉर लेट आई इन एरे जो है वो 1 2 3 4 5 और प्लस जो स्टॉक प्राइस है ये भी इसमें ऐड हो चुका है। तो जो इन क्या करता है, इन मुझे इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है। एक मिनट। इन जो है मुझे वो इंडेक्स की वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ऑफ जो होता है वो मुझे एक्चुअल वैल्यू प्रोवाइड करता है। मैं रन करके देख लेता हूँ। चलिए रन करते हैं। ये मैंने रन किया। एक मिनट पहले क्लियर कर लेते हैं। स्टॉप कोड किया।
कोड स्टॉप हो चुका है, इसे क्लियर करते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया। फाइल को सेव करते हैं और फिर से रन करते हैं। ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, एक मेरी लिस्ट बनी हुई है, अरे है 1 2 3 4। उसके बाद इस अरे में मैं स्टॉक प्राइस को ऐड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ console.log से अरे को। तो ये इसने प्रिंट करके दिया, उसमें स्टॉक प्राइस ऑब्जेक्ट जो उसने ऐड कर दिया। अब उसके बाद फॉर लेट आई इन एर, तो जब मैं एर पे अपना आई इन लूप लगा रहा हूँ तो इन लूप मुझे क्या कर रहा है, वैल्यू इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है 0 1 2 3 1 2 3 तक था एंड 1 2 3, तो 0 1 2 3 और फिर स्टॉक जो था वो 4 पे था, तो उसकी उसने मुझे वैल्यू प्रोवाइड कर दी। अब उसके बाद मैं ऑफ का यूज़ कर रहा हूँ। ऑफ मुझे क्या कर रहा है, जो वैल्यू एक्चुअल में है वो प्रिंट करके दे रहा है। तो उसने क्या करा, स्टॉक प्रिंट करके दिया 1 2 3 4। तो इस तरीके से मैं इन और ऑफ का यूज़ करके वैल्यू का सिलेक्शन में कर सकता हूँ। अब हम ब्रेक लूप यूज़ करेंगे। ब्रेक लूप का बेनिफिट ये होता है कि वो पर्टिकुलर मतलब स्टेटमेंट को मैट होने के बाद, कंडीशन को मैट होने के बाद वो ब्रेक करते हैं। यहाँ पे एक नॉर्मल सी कंडीशन है, वेरिएबल i इक्वल टू 1 है, तो i की वैल्यू इनिशियल जो है 1 है। i इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, i जो है 10 और 10 के बराबर और 10 से छोटा है। i प्लस प्लस होगा, मतलब ये बढ़ता जाएगा। अब इफ़ i इक्वल टू 7, अगर i की वैल्यू 7 आती है तो वहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। रन करके देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आया ही नहीं, क्योंकि यहाँ ब्रेक की कंडीशन लगी है। अब अगर इसी की जगह पे मैं कंटिन्यू की कंडीशन लगाता हूँ, चेक कर लेते हैं कंटिन्यू की कंडीशन। अब अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू की कंडीशन लगाता हूँ तो कंटिन्यू में i इक्वल टू 7 है, तो i कंटिन्यू हो रहा है। लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पर तो इसने ब्रेक कर दिया था, क्योंकि ब्रेक में 7 तक के पहले आना था, तो उसने ब्रेक कर दिया, तो वो 6 तक प्रिंट किया। लेकिन यहाँ पर जो है 7 कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पे 7 को स्किप हो गया। तो यहाँ से सेम फार्मूला जो है, सेम कोड मैंने लिखा है, i इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 7 को मिस किया क्योंकि 7 पे हमने कंटिन्यू का कंडीशन लगाया है। उसके बाद वो डायरेक्ट 8 9 10 आ गया। ये सिचुएशन हम कब यूज़ कर सकते हैं, ये सिचुएशन हम तब यूज़ करते हैं कि सपोज़ हमारी मूविंग एवरेज की कोई पोजीशन चल रही है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में उसने ऑलरेडी 2 बार क्रॉसओवर कर दिया है, तो हम वहाँ कंडीशन डाल सकते हैं कि अगर उसने प्रीवियस 5 कैंडल में अगर एक भी बार मूविंग एवरेज क्रॉस किया है तो वहाँ पर कंटिन्यू करे, तो वो उस सिचुएशन को स्किप कर देगा। तो ये बेनिफिट है इसका, रियल लाइफ में जब हम एल्गोरिदम लिखेंगे तब बेनिफिट होगा। उसके बाद हम स्विच केस का यूज़ करेंगे। स्विच केस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्विच केस हमें एक्चुअलिटी बताते हैं कि हमारा कोड जो है वो किस तरफ जाने वाला है, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग ही प्रिंट करता है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया है जिसमें मैंने क्लोज़ लिखा है। क्लोज़ डिक्लेयर करने के बाद में मैंने उसको 256 की वैल्यू असाइन की। अब मैं यहाँ स्विच केस लगा रहा हूँ। स्विच केस में मैंने क्लोज़ को पास किया है। अब केस 1 में क्लोज़ की वैल्यू 250 रखी है। अगर 250 वैल्यू है तो क्लोज़ इक्वल टू 250 ब्रेक कर दिया। अगर केस 251 है तो जो क्लोज़ की वैल्यू 251 होगी तो वो क्लोज़ की वैल्यू को मैं 251 प्रिंट करवाऊँगा। अगर केस की वैल्यू 256 है, जो कि एक्चुअली अगर देखें तो हमारा यहाँ पे केस 256 है, तो अगर केस की वैल्यू 256 आती है तो वो 256 प्रिंट करके देगा। और अगर ये इनमें से कोई भी कंडीशन मैट नहीं होती तो डिफ़ॉल्ट में नॉट वैल्यू आएगी। रन करके देखते हैं। ये मैंने किया और ये मैं से रन कर रहा हूँ और आप देखेंगे द क्लोज इज़ 256, क्योंकि यहाँ 256 है। इफ़ सपोज़ मैं एक डिफरेंट नंबर यूज़ करता हूँ, 250 251 256, ये 3 नंबर है, मैं 253 यूज़ करता हूँ। फाइल को सेव करते हैं, Ctrl+S और फिर रन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर आ गया द क्लोज इज़ नॉट अ वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे 253 है और इस केस में किसी में भी 253 नहीं है, इसलिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू नॉट वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हम इनका यूज़ करते हैं। ये जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करिएगा, इसलिए आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगी। उसके बाद नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होगा जावा स्क्रिप्ट का, उसमें हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, उन फंक्शंस का बेनिफिट हम कैसे कर सकते हैं और लूप्स के कॉम्बिनेशन से हम फंक्शन को रन करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी मज़ा आएगा सीखने में। जब तक अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें और अगर कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में दें, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की। एंड थैंक यू सो मच।